हाय वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने मॉडल 2 सीरीज के साथ फिर से हाजिर हैं। आप लोग का क्लास 10th का होम साइंस का मॉडल पेपर 2 आज मैं लेके हाजिर हूँ। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुल 14 क्वेश्चंस हैं और इसका आज हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, अच्छे से विश्लेषण करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आज हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। देखिए, आपने सुना होगा कि सूर्य की किरण से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो सूर्य किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी कैसा विटामिन है, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वह क्या हो जाती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर आपसे पूछें कि कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से टिटैनी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, टिटैनी नामक रोग हो जाता है। तो ये क्या है, पूछा है कि सूर्य की किरण से आपको कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी कैसा विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आपको टिटैनी नामक क्या होती है, बीमारी देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका, विटामिन डी हो गया। क्या हो गया, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि आपसे पूछा था कि ऊर्जा का क्या स्रोत है ना, पूछा था ना कि ऊर्जा का क्या स्रोत है। आज हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है, अगर हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट हमें विभिन्न चीजों से प्राप्त होता है, विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, चावल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, आलू हो गया, ठीक है, चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गई, क्या हो गया, शकरकंद हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। इन सब से हमें क्या होती है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। वहीं पे अगर आपसे ये पूछ रहे कि प्रोटीन का स्रोत बताइए, तो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की प्राप्ति किससे किससे होती है, तो ये जो प्रोटीन की प्राप्ति है वो आपकी अंडे से होती है, दाल से होती है, सोयाबीन से होती है। जितनी भी दलहन वाली आपकी चीज होती है, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया ना, इन सब से क्या होती है, आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आपसे वसा की प्राप्ति पूछ ले कि वसा किसकी प्राप्ति होती है, तो जो भी आपके जो है तेल होते हैं ना, जो भी वसीयम तेल हो गया, आपका घी हो गया, इन सबसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है। आपसे पूछ ले कि विटामिन और मिनरल की प्राप्ति किससे होती है, विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति किससे होती है, तो इससे हमें क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति हमें किससे किससे होती है, हमें सब्जियों से होती है। कि सब्जियों और फलों से क्या होती है, सब्जियों और फलों से हमें विटामिन, सब्जियों और फलों से हमें क्या होती है, सब्जियों और फलों से हमें क्या किसकी प्राप्ति होती है, विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति होती है। एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से देख लेते हैं कि अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या फिर अधिकता हो गई, तो व्यक्ति को मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से एक रोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मरासमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरासमस। हालांकि ये जो मरासमस होता है, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तब ये क्या होता है, मरासमस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है और ऑप्शन में आपका ये मरासमस है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। आपसे पूछे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से हमें क्वासियोकर नामक रोग होता है। क्या होता है, क्वासियोकर नामक रोग होता है, क्वासियोकर नामक रोग होता है। वसा से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। कौन सा, फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। और इसके क्या है, त्वचा संबंधी आपको बीमारियां देखने को मिलती है। कैसी, त्वचा संबंधी क्या होती हैं, आपको बीमारियां देखने को मिलती हैं। आपके कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाएगा, रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी की कमी से आपने देख ही लिया कि टेटैनी नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, तो यह प्रजनन क्षमता को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, विटामिन ई प्रजनन क्षमता को कम करता है, कम करता है। अब वहीं पे अगर हम कहें कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से आपके रक्त का क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता
होता है किसकी कमी से, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जा रही है, ठीक है। वहीं पे विटामिन बी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इस तरीके से आपके कुछ कॉमन से वो हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक था, लेकिन इसका एनालिसिस करने पे इसमें से कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसान विकास पत्र बचत योजना है, ठीक है। यह पूछ रहा है कि किसान विकास पत्र योजना, देखिए हम सभी क्या करते हैं, खाता खुलवाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम खाता खुलवाते हैं। तो खाता आपका क्या होता है, ये जो किसान विकास पत्र योजना है ना, देखिए एक होता है कि हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, हम डाकखाने में खाता खुलवाते हैं, ठीक है। डाकखाने में क्या करते हैं, डाकखाने में खाता खुलवाते हैं, ठीक है। डाकखाने में क्यों खाता खुलवाया जाता है, क्योंकि पहले के समय में क्योंकि आपका जो देश है, हमारा भारत देश है, वो अभी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। तो हर इलाके में आपके बैंक का पहुंचना क्या था, मुश्किल था। तो क्योंकि हालांकि क्या था कि जो भी नागरिक है उनको उनके लिए बचत को बढ़ावा देना था, ताकि वो जो भी कमा रहे हैं उसको सेव कर सके, ताकि वो अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए क्या किया गया कि जहाँ पे आपके बैंक नहीं अवेलेबल थे, वहाँ पे डाकखाने में ही क्या किया गया, खाता खोलने का प्रावधान शुरू किया गया। तो कुछ आपके क्या होते हैं, बैंक में खाते खोले जाते हैं। अब आप बताइए कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो एक होता है आपका चालू खाता होता है, क्या होता है, चालू खाता होता है। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट होता है, जो हम लोग खुलवाते हैं, ठीक है। जो हमारा अकाउंट होता है वो ये जो आपका चालू खाता होता है। सेविंग अकाउंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, क्या कहते हैं, बचत खाता क्या कहते हैं। एक आपका होता है निश्चित अवधि जमा खाता, क्या होता है, निश्चित अवधि जमा खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका चालू खाता हो गया, एक आपका बचत खाता हो गया, एक निश्चित अवधि जमा खाता हो गया। एक होता है जनता जमा खाता, क्या होता है, जनता जमा खाता होता है, जनता जमा खाता है। इसी में आपका एक होता है आपका संचय का बचत खाता, क्या होता है आपका, संचय का बचत खाता, संचय का बचत खाता, संचय का बचत खाता, संचय का बचत खाता, ठीक है। क्या हो गया, संचय का बचत खाता। और एक इसी में आपका होता है गृह बचत खाता, क्या होता है, गृह बचत खाता। अब इन सारे खाते को एक बार मैं डिटेल में आपको बता दूं। देखिए ये सब खाते किसमें खोले जाते हैं, आपके बैंक में खोले जाते हैं। कौन कौन से, चालू खाता हो गया, बचत खाता हो गया, निश्चित अवधि जमा खाता हो गया, जनता जमा खाता हो गया, संचय का बचत खाता हो गया और गृह बचत खाता में। देखिए चालू खाता किसके लिए होता है, जो ये आपके रेहड़ी पे काम हम नहीं करते, जो डेली सब्जी की दुकान लगाते हैं, फुल्के की दुकान लगाते हैं, छोले की दुकान लगाते हैं, उनके लिए होता है। ये जो भी कमाते हैं तुरंत क्या करते हैं, ये अपने बैंक में क्या कर देते हैं, जमा, जितनी बार चाहें उतनी बार ये क्या कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। महीने में जितनी बार चाहे जमा कर सकते हैं, जितनी बार चाहे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपका ब्याज वगैरह नहीं लगता। लेकिन ये जो बचत खाता होता है, ये जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, इसमें आप महीने में केवल 5 बार क्या कर सकते हैं, 5 बार आप क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। अगर छठी बार आप पैसा निकालेंगे तो ये आपका क्या काट लेगा, ब्याज कुछ पैसे आपको क्या कर लेगा, काट देगा। निश्चित अवधि जमा खाता नाम से ही है कि फिक्स है आपका, मतलब आपने सॉरी 2, 3, 4, 5 साल के लिए आपने अपना पैसा बैंक में क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे। जनता जमा खाता, ये जो जमा खाता है ना, ये व्यक्ति को क्या किया है, ये व्यक्ति को के अंदर बचत की आदत डेवलप करने के लिए खोला गया है। इसमें बैंक क्या करता है, बैंक स्वयं आपको क्या देता है, बैंक स्वयं आपको एक डिब्बा देता है, जिसमें क्या होता है, ताला लगा होता है। आप उसमें ताला लगा होता है, ताले की चाबी बैंक के पास होती है, आप उसमें पैसा डालते जाते हैं। जब आपकी अवधि पूरी हो जाती है फिर आप बैंक में जाते हैं। बैंक आप जो उसके पास चाबी रहती है उससे वो क्या करता है, ताले को खोलता है। आप जितनी भी आपकी उसमें आपने बचत किया हुआ है सारा पैसा वो आपको क्या करता है, निकाल के देता है। तो ये एक तरीके से बच्चों के लिए चलाया गया था,
ताकि उनके अंदर क्या डेवलप किया जा सके, सेविंग को लेके डेवलप किया। संचय का बचत खाता क्या होता है? तो ये जो संचय का बचत खाता है ये छात्राओं के लिए खोला गया है। किसके लिए खोला गया है? छात्राओं, आपसे एग्जाम में ये पूछता भी है, छात्राओं के लिए खोला गया है। और ये जो आपका गृह बचत खाता है ये भी आपकी जनता बचत खाते की ही तरह है। तो मुझे लगता है कि आपको सारे खाते क्या हो गए, अच्छे से समझ में आ गए। अब हम देखते हैं कि डाकखाने में कौन कौन से खाते आपके खोले जाते हैं। तो डाकखाने में आपका सबसे पहला किसान विकास पत्र खोला जाता है। क्या? किसान विकास पत्र, विकास पत्र, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय, जिसको हम एनएससी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र। किसान विकास पत्र हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, और एक आपका सावधि जमा, एक आपका क्या होता है कि सावधि जमा खाता होता है। क्या होता है? सावधि जमा खाता, जमा खाता होता है, जमा खाता होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं तो आप इनको बता दीजिएगा, और डाकखाने में कौन कौन से खोले जाते हैं तो आप इन तीनों के नाम क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि पूछा है कि किसान विकास पत्र किसकी योजना है, तो आपने देखा कि किसान विकास पत्र किसकी योजना है, यह डाकखाने की योजना है। किसकी योजना है? यह डाकखाने की क्या है, योजना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घर की सजावट के लिए क्या क्या आवश्यक है, घर की सजावट के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है भाई, हमें अपना घर सजाना है, मेरा घर है, मैं घर सजाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें बहुत सारे अत्याधुनिक सामान ही लाके भर दीजिए। ठीक है, सजावट का अर्थ होता है कि आपने घर में कितना स्पेस रखा है, कौन सी चीज़ों को कितने अनुपात में रखा है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखा है कि नहीं रखा है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में सारी फैसिलिटी हो, आपका घर बहुत बड़ा हो, नहीं, आप एक छोटे को से घर को भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, यदि आपके अंदर यह कला है तब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घर की सजावट के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो भाई घर की सजावट के लिए तो हमें फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम पर्दे इस्तेमाल, आप कुछ मत करिए, आप अपने घर को याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, बस आप अपने घर में एक बार आप अपने घर को ही एकदम से वो कर लीजिए कि आपके घर में सजाने के लिए हम कौन कौन सी चीजें रखते हैं। तो आपको पर्दे हो गए, दरी हो गया, पुस्तकें हो गई, ठीक है, पुस्तकें हो गई, फर्नीचर हो गया, पर्दे हो गए, दरी हो गई, पुस्तकें हो गया, आपकी कोई सीनरी हो गई, चित्र हो गया, आपका चित्र हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपको घर के सजाने के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम दाल का मूल्य, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य, यहाँ पे मैंने दाम लिख दिया, सॉरी, दाल का मूल्य 80 रुपए है, तो 6 किलो दाल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1 किलो दाल आपकी कितनी है, 80 रुपए की है, और तो 6 किलो का कितना होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 80 में 6 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 0 आ गया, 8 6 कितना होगा, 48, कितना हो जाएगा आपको, आपका 480 रुपए। मतलब 6 किलो दाल, 6 केजी दाल आपकी कितने में आएगी, 480 रुपए में क्या होगी, आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। अभी हमने देखा था ना कि जो आपका डाकखाना है उसमें 3 था, एक आपका किसान विकास पत्र था, एक आपका राष्ट्रीय बचत पत्र था, और एक आपका सावधि जमा खाता था। तो ये तो एकदम सिंपल सा हमारे लिए क्वेश्चन हो गया कि भाई जो राष्ट्रीय बचत पत्र योजना है यह किसकी योजना है, यह डाकखाने की योजना है। किसकी योजना है, यह डाकखाने की योजना है। पूछ रहा है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग क्या क्या है। ये क्वेश्चन शायद कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। अशुद्ध जल से फैलने वाले आपके रोग क्या है, हैजा है, ठीक है, हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, आपका टाइफाइड है, क्या है, टाइफाइड है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके अशुद्ध जल से फैलने वाले क्या है, बीमारियां हैं। चावल का कलफ लगाते हैं, ठीक है, चावल का कलफ हम किस पे लगाते हैं, आपने देखा होगा कि हाँ, आपके घर में अगर आपके पापा होंगे, दादा होंगे, तो वो कॉटन का कुर्ता पैजामा पहनते होंगे ना, तो उसको कड़ा करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा चमक लाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, चावल का कलफ, चावल का मांड लगाते हैं। तो ये किस पे लगता है, आपके सूती कपड़ों पे लगता है। किस पे लगता है, आपके सूती कपड़ों पे क्या होता है, चावल का मांड यूज होता है। पूछ रहा है संचय का बचत खाता। अभी हमने पढ़ा था ना कि बैंक में खोले जाने वाले खातों में क्या था, आपका संचय का बचत खाता भी था ना, और ये किसके लिए था, ये आपकी छात्राओं के लिए था। ठीक है, संचय का बचत खाता आपके किसके लिए था, जो आपकी स्कूली छात्राएं हैं, क्या है, जो आपकी स्कूली छात्राएं हैं उनके लिए क्या किया गया था, उनके लिए ये खोला गया था।
पूछा है कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं। देखिए उस दिन भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसमें हम क्या डालते हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। पोटेशियम क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, परमैंगनेट। अगर आपसे इसका ये रासायनिक नाम ना पूछ के वो पूछे तो आप इसको लाल दवा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाल दवा भी कहते हैं। दोनों आप क्या करें, कभी कभी इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ लेता है कि लाल दवा का रासायनिक नाम बताइए, तो आप इसको याद कर लीजिए। हम परमैंगनेट है, ठीक है। कह रहा है कि यदि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 120 है, ठीक है। अब 1 दर्जन में कितने आते हैं, आपके 12 आते हैं। कह रहा है कि 1 दर्जन के संतरे का मूल्य कितना है, 120 है। तो एक संतरे का मूल्य बताइए। आप क्या करिए, 120 में 120 में आप क्या करेंगे, 120 में आप 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 12 के 12 आ गया, कट गया, 0 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो आपके एक संतरे का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। एक संतरे का मूल्य कितना है आपका, 10 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बीसीजी का इंजेक्शन किस बीमारी में दिया जाता है। देखिए जब हम लोगों ने संक्रामक बीमारियां पढ़ी थी तो हमने इसमें सबसे पहली जो बीमारी पढ़ी थी वो पढ़ा था चेचक पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, चेचक के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि चेचक के लिए टीका का खोज सबसे पहले किसने किया था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे चेचक के लिए हम क्या कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं। क्या करते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस टीके का जनक कौन है, तो बीसीजी के टीके का जनक एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा बीसीजी के टीके का आविष्कार किया गया था कि कौन सी बीमारी में लगता है, चेचक बीमारी में लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि यह बीसीजी का टीका है एडवर्ड जेनर, यह कब लगता है, तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आपको क्या लगता है, तुरंत बाद आपको यह टीका लगता है। हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा होने के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के बाद बच्चे को क्या लगता है, उसके आर्म्स के पास क्या करता है, टीका लगता है। आपने देखा होगा कि वो काफी दिन इसका जो वैक्सीनेशन मार्क भी बच्चों पे क्या होता है, बना रहता है। आप लोग भी अपना हाथ देखिएगा तो आप लोगों के ऊपर भी क्या होगा, पता बना हुआ हो अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण को परिभाषित करिए। ये जो आपका पर्यावरण है, ये जो आपका पर्यावरण है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है परि, दूसरा है परिधन आवरण। ठीक है, क्या है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक है, क्या होता है, चारों तरफ होता है। और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है, क्या होता है, ढका हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो जो भी चीजें हमें क्या है, जो भी वस्तुएं हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से ढके हैं, चारों तरफ से ढके हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, वो ढके हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, वह सभी पर्यावरण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पर्यावरण। मतलब इस समय क्लास में मैं इस समय जहाँ पे मैं हूँ, ये जो मेरा मार्कर है, मेरा बोर्ड है, ये मेरा जो रूम है ना, ये सभी, आपका पंखा है, आपके पेड़ हैं, आपके पौधे हैं, आप जिन जिन चीज़ों के सराउंडिंग आप होते हो, सभी आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब ये जो पर्यावरण होता है ये 3 प्रकार का, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पर्यावरण है ये आपका कितने प्रकार का होता है बेटा, तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक पर्यावरण। क्या कहते हैं, भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, क्या होता है, सामाजिक एक मिनट, भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा हमारा होता है सामाजिक पर्यावरण। क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। और तीसरा हमारा होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का मतलब ये कि जो चीजें हमें क्या है, चारों तरफ से ढके हुए हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण में आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका आ जाएगा पेड़ हो गया, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरना, ठीक है, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, ये सभी ना, जो भी चीजें क्या हैं आपके इसमें आएंगी, पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, झरना, झील, जितनी भी चीजें आएंगी,
ये जो प्राकृतिक होंगी, कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हो, जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक होंगी, जो अपनी प्रकृति के द्वारा बनाई गई होंगी, वो सभी आपकी किस में आएंगी, भौगोलिक पर्यावरण में आएंगी। वहीं पे जब हम सामाजिक पर्यावरण की बात करेंगे बेटा, तो हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह उस समाज में अपने जीवन को क्या करता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पहले वो किससे इंट्रोड्यूस होता है, वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस होता है, अपनी माँ से इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो फैमिली के अदर मेंबर से इंट्रोड्यूस होता है, फिर धीरे धीरे जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो स्कूल में बच्चों से इंट्रोड्यूस होता है, टीचर से इंट्रोड्यूस होता है और बड़ा होते होते उसका क्या बन जाता है, समाज बन जाता है, जो कि उसको चारों तरफ से क्या होता है, घेरे रहता है। तो सामाजिक पर्यावरण में आपका क्या आएगा, आपका परिवार आता है, क्या परिवार आता है, आस पड़ोस आता है, क्या आता है, आस पड़ोस आता है, आपका विद्यालय आता है, आपका विद्यालय आता है, ये सभी आपके किसमें आते हैं, ठीक है, ये सभी आपके किसमें आते हैं, आपके सामाजिक पर्यावरण में आते हैं। वहीं पे अगर हम सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो देखिए हमारी संस्कृति क्या है, हम सभी एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारे भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं और वो हर व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा है। अगर हम मान लीजिए इस समय मैं बनारस में हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बनारस से अगर किसी और राज्य में चली जाऊंगी या फिर किसी और जिले में चली जाऊंगी तो मैं अपनी संस्कृति को भूल नहीं जाऊंगी ना, वो मैं अपने साथ वहां पे लेके जाऊंगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले छठ पूजा क्या थी, छठ पूजा बिहार का ही क्या था, पर्व था ना, बिहार का मेन पर्व था। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो दिवाली पे अपने घर नहीं जाती थी लेकिन वो छठ पूजा में अपने घर जरूर जाती थी। लेकिन आज आपने क्या देखा कि बिहार के लोग आके उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार के लोग जाके महाराष्ट्र में या फिर अलग अलग जगह जहाँ पे वो बसे हैं, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं है, उसको अपने साथ लेके गए हैं और वहाँ पे भी कई लोगों को प्रभावित करके उनकी संस्कृति, अपनी संस्कृति से उन्होंने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। तो हमारा जो सांस्कृतिक होता है उसमें क्या आती है, हमारी परंपराएं आती हैं, क्या आती हैं, हमारी परंपराएं आती हैं, हमारा धर्म आता है, हमारे रीति रिवाज आते हैं, क्या आते हैं, हमारे रीति रिवाज आते हैं, हमारी परंपराएं आती हैं, हमारा धर्म आता है, हमारे रीति रिवाज आती हैं, हमारी रूढ़ियाँ आती हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है तो हम उसको कहीं पे भी चले जाएंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया गया है, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की की शादी हुई है तो लड़की को पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, उसको लाल जोड़े में ही, चाहे उसकी चूड़ी हो, बिंदी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसको लाल जोड़े में ही हम क्या करेंगे, भेजेंगे। लेकिन आपके यही जो है फॉरेन कल्चर को आप देखेंगे तो वहाँ पे वो व्हाइट गाउन पहनती है, भले ही हम उसको जानते हैं लेकिन हम उसको क्या करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम सदैव से जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही है उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आपने देखा पर्यावरण की परिभाषा को देखा, फिर आपने देखा कि पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण आता है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। हालांकि इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अचल संधियां पाई जाती हैं। जब मैंने आप लोगों को हड्डी टूट पढ़ाया था, सॉरी हड्डी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी संधियां होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। संधि आपकी कितनी होती है, संधि हमारी 2 प्रकार की होती है। कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी देखिए, एक हमारी होती है चल संधि होती है, क्या होती है, चल संधि होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, अचल संधि होती है। क्या होती है, अचल संधि होती है। चल संधि का मतलब होता है कि जो चीज चलायमान है, ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, जो क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। एक तरीके से आप चल संधि को कह सकते हैं कि आपकी इच्छा पर है। मेरा मन है मैं अपने हाथ को ऐसे करूँ, या फिर मेरा मन है अपने हाथ को सीधा करके खड़ी रहूँ, मेरा मन है मैं खड़ी रहूँ, या मेरा मन है बैठ जाऊँ। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। अचल संधि क्या होती है, जो चीज़ फिक्स है। जैसे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपकी जो लैंड है, जो आपकी ज़मीन है, अच्छा मान लीजिए मेरी ज़मीन मेरे पैतृक आवास पे है, तो क्या मैं उसको उठा के यहाँ बनारस ला सकती हूँ, नहीं। तो अचल का मतलब ही होता है कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो उसी तरीके से चल संधि होती है, अचल संधि होती है। ये जो चल संधि होती है ये आपकी 4 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, पहला आपकी क्या होती है, कंदुक खल्लिका संधि, ठीक है। क्या होती है, कंदुक खल्लिका संधि। आपसे पूछता भी है कि चल संधि में कौन कौन सी कंदुक आती हैं, कंदुक खल्लिका संधि। दूसरा आपका होता है हिंज ना, हाँ हिंज होती है, हिंज संधि, या इसको आप हिंदी में चूलदार भी बोलते हैं। क्या होती है, चूलदार संधि होती है, चूलदार संधि होती है।
तीसरा आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, कीलदार संधि होती है। क्या होती है, कीलदार संधि होती है, कीलदार संधि होती है, ठीक है। और चौथा आपका क्या होता है, फिसलन संधि होती है। क्या होती है, फिसलन संधि होती है, ठीक है। तो चल संधि में क्या होता है, चल संधि में हम 4 संधियों को पढ़ते हैं, और अचल संधि आपकी एक होती है, और ये किसका उदाहरण है, खोपड़ी का उदाहरण है, ठीक है। जो आपकी खोपड़ी है ये क्या होती है, खोपड़ी का उदाहरण है। खोपड़ी किसका उदाहरण है, अचल संधि। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अचल संधियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती हैं, आप बता सकते हैं कि यह खोपड़ी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। अब ये जो आपका क्या है, ये जो आपकी चल संधि है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि कंदुखल्लिका संधि है, हिंज संधि है, कीलदार संधि है, और आपकी क्या है, आपकी फिसलन जोड़ाली संधि है। तो देखिए कंदुखल्लिका संधि में आपकी कौन सी हड्डी आती हैं, जी जो क्या है कि जुड़ी हैं। जैसे बॉल नहीं होता ना, जैसे आपको बॉल एक वो होता है, आप उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डॉल आपने देखा होगा, एक डॉल पहले आती थी जिसका आप हाथ निकाल देते, जिसका आप पैर निकाल देते, फिर आपका मन करता था उसको जोड़ देते थे। तो वही आपका क्या है, कंदुखल्लिका संधि होती है, जिसका उदाहरण है क्या, इसमें लंबी हड्डियां आती हैं, जैसे आपके कंधे और कूल्हे का जोड़, ठीक है। जैसे आपके इसका एग्जांपल क्या है, कंधे, और आपसे एग्जांपल भी पूछता है तो आपको बस एग्जांपल याद रखना है, बस कंधे और कूल्हे का जोड़, कंधे और कूल्हे का जोड़, ठीक है। कूल्हे का जोड़ आपका क्या होता है, आपका कंदुखल्लिका। हिंज संधि क्या होती है, हिंज संधि जो होती है ये छोटी संधियां, जैसे ये क्या है, ये लंबी हड्डियों लंबे जोड़ों को दर्शाती है, ये आपके छोटे जोड़ों को दर्शाती है। जैसे आपकी क्या हो गई, कोहनी हो गई, ठीक है, घुटना हो गया, उंगलियां हो गई ना। तो ये किसका उदाहरण होती है, कोहनी का उदाहरण होती है, कोहनी का होती है, घुटने का होती हैं, और अंगुलियों का उदाहरण होती हैं, ठीक है। क्या होती है, अंगुलियों की क्या होती है, उदाहरण होती है। कील आप क्या करते हैं, दीवार में आप कील ठोकते हैं, उसी तरीके से ये जो आपकी जो रीढ़ रज्जु होती है, ये भी आपकी क्या है, जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। तो जो आपका रीढ़ रज्जु है वो क्या है, वो आपके किसका उदाहरण है, वो आपके कीलदार संधि का उदाहरण है। फिसलन संधि क्या होती है, जो फिसलती है, जैसे आपकी कलाई की हड्डी, ठीक है। क्या हो गया आपका, जैसे आपकी क्या हो गई, कलाई की हड्डी, ठीक है, कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी, और इसके साथ ही साथ मेरुदंड के कशेरुक, ठीक है। क्या हो गए, मेरुदंड के कशेरुक। तो ये आपके किसके कशेरुक, ये आपके किसके उदाहरण हैं, ये आपके फिसलन संधि के उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा था कि अचल संधि में पाई जाती है, तो खोपड़ी पाई जाती है। उसके बाद ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि चल संधि की आपको से पूछे तो आप उसका आंसर आराम से ले लेंगे, और अचल संधि आपसे पूछे तो उसमें एक आपका क्या होता है, उदाहरण है। तो ये क्या थे, ये आपके 14 क्वेश्चन थे, जिसे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। अपनी पढ़ाई में दिन ब दिन, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मैं ये चीज़ कई बार कह रही हूँ, और अपना सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।